नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद उत्तराखंड में हेली सेवाओं को लेकर सरकार सख्त। सीएम धामी बोले, राज्य में हेली सेवाएं सुरक्षा सर्वोपरि, अनुभवी पायलटों पर रहेगा फोकस। बीजेपी विधायक दिलीप रावत के लिखे 2 पत्र वायरल। सीएम धामी के नाम लिखे पहले पत्र में था भ्रष्टाचार का जिक्र, दूसरे पत्र ने खड़े किए सवाल। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन लगाम जारी, हुड़दंगियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई, पर्यटन और धार्मिक स्थल की मर्यादा बनाए रखने की भी अपील। और राजधानी देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा स्मार्ट। एक ऐप से बस ऑटो की मिलेगी पूरी जानकारी, आसान हो जाएगा आपका सफर। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। इस घटना से समूचा देश दुखी है। बता दें कि बीते दिन अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें क्रू मेंबर समेत 242 लोग प्लेन में सवार थे, जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति बचा। बाकी 241 लोगों की मौत हो गई। बाकी लोग जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ उस हॉस्टल के छात्र बताए जा रहे हैं। बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में गुजरात में हुई है। अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवार के लोग जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान उन सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। वहीं राजधानी देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। देश के लिए और संसार के लिए भी बहुत दुखदायी दिन है कि कल जो अहमदाबाद से जाने वाला हवाई दुर्घटना हुई है। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अनेक सपने लेकर उसमें यात्री बैठे हुए थे। कोई परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, कोई परिवार को लेकर जा रहा था, कोई व्यावसायिक तौर पर जा रहा था। उन सपनों को एकदम जिस प्रकार से दुर्घटना ने एक काले दिन के तरीके से बदल दिया। दुखद घटना घटित हुई है। भारतवंशी तो दुखी हैं ही कि अनेकों और देशों के भी नागरिक उसमें शहीद हुए। एक जब मैं संवेदना की बात हो, ऐसे विषयों पर, ऐसे दुखद घटना पर शब्द नहीं होते संवेदना व्यक्त करने के लिए। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी इसमें दुर्घटना में उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद उत्तराखंड में हेली सेवाओं को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में हेली सेवाएं सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके साथ ही सीएम धामी ने साफ कर दिया कि राज्य में हेली सेवाओं में लगी कंपनियां उन्हीं पायलट को रखें जिनके पास दीर्घकालिक अनुभव हो। सीएम धामी खुद राज्य में हेली सेवाओं के हालात को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि राज्य में चारधाम यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर हेली सेवाओं का उपयोग होता है। हालांकि इस बार हादसों के चलते हेली सेवा की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और एक चूँकि इस वर्ष बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं,
और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो, और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए और उसके आधार पर ही यहाँ सेवाओं की हम परमिशन आगे करेंगे। चंपावत पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से पहाड़ी के ट्रीटमेंट कार्य पर अपडेट लिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराज दिखे। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में रफ्तार लाने के लिए कहा और इसके अलावा बरसात के मौसम के चलते संवेदनशील स्थानों पर मशीन तैनात करने के लिए निर्देश दिए। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के 2 पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक पत्र में विधायक दिलीप रावत दून अस्पताल में अनियमितता की शिकायत कर रहे हैं, तो दूसरे पत्र में अनियमितता दूर होने की जानकारी दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही पत्र आसपास के दिनों में लिखे गए और ये पत्र सीएम धामी के नाम लिखे गए हैं। सवाल अब ये उठता है कि विधायक जी पहले भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं और फिर आखिर अचानक कुछ ही दिनों में बिना जांच के सब ठीक कैसे हो गया? देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में बीजेपी विधायक का पत्र। सीएम धामी के नाम विधायक दिलीप रावत ने लिखा पत्र। पहले पत्र में भ्रष्टाचार की ओर इशारा, फिर दूसरे पत्र में सब ठीक बता डाला। हम आपको इस मामले में ज्यादा जानकारी दें उससे पहले आप इन दोनों पत्र को देख लीजिए। ये पहला पत्र है जिसे लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने सीएम धामी के नाम लिखा था। इस पत्र में दून अस्पताल में अनियमितता की शिकायत की गई। अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए सरकारी पैसों के दुरुपयोग की ओर इशारा किया गया और जांच की मांग की गई और ये पत्र 5 मई 2025 को लिखा गया था। अब जरा दूसरे पत्र पर भी नजर डाल लेते हैं। ये दूसरा पत्र भी बीजेपी विधायक दिलीप रावत द्वारा ही लिखा गया है। ये दूसरा पत्र भी बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने ही लिखा है सीएम धामी के नाम और ये पत्र लिखा गया 25 मई 2025 को। इस दूसरे पत्र में दिलीप रावत दून मेडिकल कॉलेज में सब ठीक व्यवस्था होने की जानकारी दे रहे हैं। अब हैरान करने वाली बात तो ये है कि बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने पहले पत्र में जो शिकायत की थी और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए जांच की मांग सीएम धामी से की थी, आखिर चंद दिनों में ही बिना जांच के व्यवस्था ठीक कैसे हो गई? आखिर क्यों बीजेपी विधायक ने खुद अनियमितता की शिकायत की और क्यों खुद ही सब ठीक हो जाने का पत्र लिखकर जानकारी दे रहे हैं? हालांकि इस मामले पर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बात की गई तो वो इस मामले से अनजान नजर आए। पहली बात तो मैं ऐसे किसी लेटर से विज्ञ नहीं हूँ और मुख्यमंत्री को दिया हुआ लेटर है। मुख्यमंत्री जी को कोई ऐसा लेटर दिया कि नहीं दिया, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। इसलिए इस प्रकार के विषय को उत्तर बनते नहीं है। मुश्किल से 20 दिन बाद उन्होंने फिर लेटर लिखा। उन्होंने जांच की मांग की थी, फिर उन्होंने 20 दिन बाद लेटर लिख दिया कि सब कुछ ठीक है और मेरे तो ठीक है। अगर कोई लेटर लिखा उसमें जांच और कोई शिकायत थी दूर हो गई तो समाधान हो गया, उसमें उत्तर क्या बचता है? वहीं बीजेपी विधायक दिलीप रावत द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल पूछा है कि क्या उस पत्र का संज्ञान लिया गया, क्या मामले की जांच हुई और आखिर महज 20 दिनों में ही सब कैसे ठीक हो गया? सरकार की कार्य प्रणाली पर विपक्ष तो कहता ही रहता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी जो है प्रहार करने का काम कर रहे हैं। चाहे दिलीप रावत जी हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी हो, चाहे कोई और रावत हो, लगातार जो सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब ये तो आश्चर्यजनक बात है कि 20 दिन में सारी अनियमितताएं दूर कर दी गई। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि यदि विधायक जी ने भ्रष्टाचार को इंगित करते हुए कोई पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है तो क्या उसकी जांच हुई, क्या उसका संज्ञान लिया गया? ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत द्वारा लिखे गए दोनों ही पत्र सवालों के घेरे में हैं।
पहले विधायक ने दून अस्पताल में अनियमितताओं की शिकायत करते हुए अधिकारियों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। फिर 20 दिनों में ही सब ठीक हो जाने का दूसरा पत्र सीएम धामी के नाम लिख दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या दिलीप रावत ने किसी दबाव में आकर व्यवस्था ठीक होने की बात कह दी या फिर माजरा कुछ और है। गदरपुर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस सेवा दल द्वारा निकाले गए मौन जुलूस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि दुख इस घड़ी में कांग्रेस मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। और वहीं हरीश रावत के गदरपुर के 1750 किसानों को बेदखली के नोटिस दिए जाने पर भी उन्होंने बयान दिया। हरीश रावत ने कहा कि उनके शासनकाल में 3 लाख से ज्यादा किसानों को वर्ग 4 की भूमि के नियमितीकरण के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनहित के लिए काम किया है, लेकिन अब बीजेपी सरकार अपने हित के लिए काम कर रही है। देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और स्मार्ट और आसान बनाने की तैयारी है, जिसके लिए एक स्मार्ट मोबाइल ऐप तैयार हो रहा है। इस ऐप के जरिए शहर में चलने वाली सिटी बसों और बाकी वाहनों का रूट और टाइमिंग आम जनता अपने मोबाइल फोन पर ही चेक कर पाएगी। और इस ऐप से आम लोगों को कितना फायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा स्मार्ट, आसान हो जाएगा अब आपका सफर। एक ऐप से बस ऑटो की मिलेगी पूरी जानकारी। राजधानी देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आरटीओ एक ऐसा स्मार्टफोन ऐप तैयार कर रहा है जिससे आप लोग अपने मोबाइल पर ही सारा अपडेट ले पाएंगे। कौन सी बस या फिर विक्रम कहां कितने बजे उनके स्टॉप पर पहुंचेगी और कौन सा रूट उनके लिए सही रहेगा, ये पूरी डिटेल ऐप के जरिए आपके मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। दरअसल ये कदम तब उठाया जा रहा है जब हाल ही में पर्यावरण दिवस के मौके पर आरटीओ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर पहुंचे थे। कार्यालय में आने के बाद जब कर्मचारी घर से निकले तो उनको सिटी बस या फिर विक्रम के समय के आने की जानकारी नहीं थी और कई कर्मचारियों को किस रूट पर कौन सी सिटी बस चलती है उसकी भी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना फीडबैक दिया और अब ये निर्णय लिया गया है। वहीं आरटीओ का कहना है कि शहर भर में करीब 700 से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं और जल्द ही सभी में जीपीएस लगाने का काम किया जाएगा। कुछ मैजिक में जीपीएस लगे हुए हैं और जल्द चेकिंग अभियान चलाने के बाद शहरवासियों के लिए ऐप की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद सिटी बस, विक्रम और मैजिक को इस ऐप से जोड़ा जाएगा। ऐप का जो मैंने बताया, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे को मिल पाएगा अगर हम कहीं निकलना चाहते हैं। जैसे स्मार्ट सिटी की जो ऐप है, जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलती हैं, वो एक अच्छी ऐप है। तो ऐसे ही हमारी जो बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं, सिटी बसेस हैं जो, या हमारी और छोटी स्टेज कैरेज की गाड़ियाँ चल रही हैं, हम चाह रहे हैं उनको भी एक लूप इन करके एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो इंटीग्रेटेड हो और हमारे को एक जानकारी मिल सके। अगर हम घर से निकल रहे हैं तो हम प्लान कर सके कि मैं यहाँ से इस गाड़ी में जाऊँगा और दूसरी जगह हमारे को इतने बजे गाड़ी मिल जाएगी। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आदमी निकल पाएगा और जब उसे जानकारी होगी तब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ भी कर सकेगा। वहीं चंद्रमणि से हरिद्वार के लिए अपने कार्यालय में आने वाली युवती का कहना है कि घर से कार्यालय तक आने में 2 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदलना पड़ता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टाइमिंग की जानकारी नहीं हो पाती। ऐसे में कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन इस ऐप से लोगों को अब सहूलियत मिलेगी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक, उसके बाद वो फेस करते हुए हमें सबसे पहले देखना है कि कितनी देर में पहुंचा देगी व्हीकल। उसके बाद अगर हम जाते हैं, पहली बात तो घर से आईएसबीटी तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है। एक फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट घर से, जैसे ओला उबर है, वैसी एक फैसिलिटी अगर आ जाए तो हम घर से ही अपना जा सकते हैं, हमारा टाइम सेविंग भी होगा। तो ये है, मैं कहना ये चाहती हूँ। तो अगर ये ऐप आ जाता है तो इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है, क्योंकि एक तो ये सबसे पहले सेफ्टी, क्योंकि उसमें सारा लोकेशन, गाड़ी का नंबर और जो भी उसका ड्राइवर है उसका पूरी डिटेल्स होगी। दूसरा ये है कि इसमें जो भी आपको पता लगेगा कि कितनी देर में आपके पास गाड़ी पहुंच रही है आपको लेने के लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि टाइम सेविंग ये रहेगा कि आपको बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है कि कितने बजे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो इसमें आपका टाइम सेव भी होता है।
इसमें बहुत सहूलियत मिलने वाली है। मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टली आप घर से लेकर अपने ऑफिस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और जैसे कि आपने बताया ये आरटीओ के थ्रू ऐप लॉन्च होने जा रहा है, तो ये थोड़ा गवर्नमेंट बॉडी है तो इसमें पैसे भी प्राइवेट बॉडीज़ से कम होंगे। ओला ऊबर जैसे काफ़ी महंगा होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी बचत भी होगी, और प्लस सुविधा टाइम पे काम पे पहुँचेंगे तो उसमें भी बहुत मदद मिलेगी। नई जनरेशन को इस ऐप का काफी फायदा मिलेगा और ऐप की सुविधा का लाभ वो उठा पाएंगे। साथ ही सिटी बसों में जीपीएस लगता है तो सिटी बसों को भी फायदा मिलेगा। सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि परिवहन विभाग पहले छोटी गाड़ियों में इस ऐप को शुरू करें और इसके बाद बड़ी गाड़ियों में शुरू किया जाए। देखो, बहुत फायदा है ऐप से। तो आपने देखा होगा, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है या नए विचार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है ऐप की सुविधा का लाभ उठाएंगे। उससे क्या है कि हमारे को भी जो है बसों में भी अगर मान लो अगर जीपीएस वगैरह सब लगता है तो कहीं ना कहीं बस वालों को भी सुविधा लगेगी, और यात्री जो है अपने आप ही टाइमिंग से ये जान सकेगा कि हमें किस समय में कौन सी बस मिलेगी। और कहीं ना कहीं हम ये भी सरकार से चाहेंगे कि आप जब इस तरह की एक नई योजना को अगर शहर के अंदर ला रहे हो और आम आदमी की सुविधा के लिए, तो कहीं ना कहीं जो छोटी गाड़ियाँ उस पर पहले से ही जीपीएस लगा हुआ है। कम से कम शहर के अंदर 500 से 700 गाड़ियाँ जो है, जो छोटी गाड़ी है जिसमें जीपीएस लगा हुआ है, जिसमें परिवहन विभाग ये बात कर रहा है कि जी हमने इसको भी जो है इसके ऐप के दायरे में लाना है। तो पहले जो है इसका एक प्रारूप मॉडल अगर सुचारू रूप से अगर इन छोटी गाड़ियों में लागू हो सके तो कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में जो है ये जैसे बसेस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं बसेस में भी लागू होगा तो सब लोगों को सुविधा होगी। देहरादून का सफर अब होगा स्मार्ट और आसान। बस की रफ्तार अब आपके हाथ में मोबाइल स्क्रीन पर होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग ऐप से आपको गाड़ियों की सही टाइमिंग और रूट की सटीक जानकारी समय पर मिल पाएगी, जिससे आपका हर रोज का सफर आसान और आरामदायक हो जाएगा। इन दिनों उत्तराखंड पुलिस ने शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया है, जिसके तहत दून पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, वाहन में अवैध रूप से लाठी डंडे रखने और रैश ड्राइविंग और स्टंट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान भी हुड़दंग मचाने वालों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने यात्रियों से पर्यटन और धार्मिक स्थल की मर्यादा के अनुसार यात्रा करने की अपील की। ऑपरेशन लगाम को शुरू किए हुए अभी करीबन 1 हफ्ता हो गया है और इसके रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। काफ़ी प्रभावी ढंग से हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं। विशेषकर आप जैसा जान ही रहे हैं कि यहाँ पे पर्यटन जो है अभी चरम पे पहुँच गया है। हमारी चारधाम यात्रा भी बहुत चरम पे अभी चल रही है। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, यहाँ पे हुड़दंग करते हैं। इनके खिलाफ में ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की गई है, जिसमें कि रैश ड्राइविंग, काली फिल्में लगा के जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, या फिर ड्रंकन ड्राइविंग हो, या फिर गाड़ी में हॉकी स्टिक्स, बेसबॉल बैट्स, और एक शिकायत भी आई कि हथौड़ा भी लेके चल रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ पे हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के सरकारी स्कूलों से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहर के कई स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत एक्सपायरी डेट का सप्लीमेंट भेजा गया, जिसे बच्चों को खिलाया भी जा चुका है। आरोप है कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां ये सप्लीमेंट अब भी रखा हुआ है, जिसे स्कूलों की छुट्टी खत्म होने के बाद बच्चों को दिया जाएगा। हालांकि अब इस मामले में प्राथमिक शिक्षा संघ ने जांच की मांग की है। उधर जिला शिक्षा अधिकारी ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों को पहले ही निर्देश किया गया कि एक्सपायर डेट के सप्लीमेंट को नष्ट किया जाए। जो पूरा प्रकरण है, आज जो अखबार में न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमारी जो संस्था विद्यालयों को सप्लाई कराती है, उन्होंने फरवरी में हमको एक खेप दी थी, जो लास्ट खेप पहुंचाई थी पिछले वित्तीय वर्ष जो हमारा एकेडमिक सेशन था। तो फरवरी में और 31 मार्च उसकी एक्सपायरी डेट थी। जैसे मैंने स्कूलों से पूछा, अध्यापकों से, तो जहाँ हमारे अधिकांश 99 स्कूलों में जहाँ छात्र संख्या सही है, उन्होंने पूरा समय से पहले उसको बच्चों को खिला दिया था नियमानुसार। हाँ, जहाँ छात्र संख्या बहुत कम है वहाँ थोड़ा 1-8 पैकेट अगर बचा होगा, हमने पहले ही निर्देश दिए थे कि उसको 31 मार्च के बाद विनष्ट कर दें, 31 मार्च को ही उसको बच्चों को न खिलाएं। तो ऐसे किसी भी स्कूल से ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं है कि बच्चों को एक्सपायरी डेट का ये रागी पिला दिया गया हुआ है।
रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में अप्रैल 2021 में एक तरफा प्यार के चलते हुई दलित युवती की हत्या मामले में हरिद्वार जिला अदालत ने मुख्य आरोपी हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी को रिहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों पर 50-50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं तीसरे आरोपी का मामला भी अदालत में विचाराधीन है। उधर पीड़ित परिवार कोर्ट के इस फैसले से खुश है। कृष्णा नगर टीचर कॉलोनी में मैं रहती थी और वहीं मैं दुकान पे गई थी। मेरी बेटी अकेली थी घर में। उससे पहले का तो मुझे पता नहीं है क्या था क्या नहीं, मगर बाद में हमारा मकान मालिक का नौकर गया, उसने मुझे नहीं बताया, मगर वो होपलेस में मुझे लेके आया। मैंने देखा मेरी बेटी का गला कटा हुआ था और बाहर खड़ी हुई थी। कौन थे ये आरोपी? कौन थे आरोपी? तो सुनने में और ये हकीकत में ये पता चला था कि वो शाहपुर सफरपुर के रहने वाले थे, माउंटेन थे। अच्छा। जिसमें कि एक मेरे लड़की ने कमरे में ही बंद कर दिया था। मुझे बाद में पता चला जब कि मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा चुकी थी। उत्तराखंड में इस साल समय से पहले मानसून आ रहा है, जिसके मद्देनजर देहरादून में नगर निगम अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। बता दें कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने नदी नालों की सफाई का दावा किया है। उधर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि नदी नालों की सफाई की जा रही है। अब तक करीब 17,000 मीट्रिक टन कूड़ा निकाला जा चुका है। वहीं उन्होंने बताया कि शहर भर में 150 नाले हैं, जिसमें कई ओवरफ्लो होते हैं। लिहाजा कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि भारी बारिश होने पर पंप की सुविधा से पानी को निकाला जाए। जो मानसून को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने जनवरी से ही नालों की और जितने भी हमारे इनर ड्रेन्स हैं उन सब की भी सफाई शुरू कर दी थी और लगभग 17 से 18,000 मीट्रिक टन कूड़ा अभी तक इनमें से उठाया जा चुका है। हमारी 4 JCB और जो मैनुअल भी क्लीनिंग के लिए टीम्स हैं वो सब लगी हुई हैं। इसके अलावा जो वाटर पंपिंग के लिए व्यवस्था बनानी होती है उसमें भी हमारे 6 पंप्स का ट्रायल हमने कर लिया है सक्सेसफुली और जो हमारे मैकेनिक्स हैं वो सब भी उनको भी तैनात कर दिया गया है राउंड द क्लॉक। सुपरवाइजर्स को भी इसमें ब्रीफ कर दिया गया है कि उन्हें लगातार इसमें नज़र बनाते हुए जितने भी जल भराव के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको केटर करना है और उनमें कहीं पर भी परेशानी की स्थिति ना बने, इस प्रकार की तैयारी रखनी है। उधर पौड़ी में खराब मौसम के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि प्री मानसून की बारिश को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले ही संबंधित अधिकारियों की बैठक ली जा चुकी है। इसके अलावा NHPWD और PMGSY को सड़क बाधित होने पर तत्काल सुचारू करने के लिए भी कहा गया है। ये प्री मानसून रेंज हमें कंटिन्यूसली मिल रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड या आपदाओं के ट्रिगर होने के चांसेस हैं। तो इस क्रम में मेरे द्वारा 2 प्रिपरेटरी मीटिंग्स ऑलरेडी ली जा चुकी हैं और इसमें हम लोगों ने जो हमारी तैयारियां की जानी हैं, वेदर लैंडस्लाइड जोन को आइडेंटिफाई करते हुए JCB के माध्यम से उन्हें त्वरित गति से खुलवाया जाना है, वल्नरेबल जोन्स को आइडेंटिफाई करके उन पर ज़्यादा सतर्कता रखे जाने को लेके या नदियों के जल स्तर को लेके भी हम लोगों के द्वारा कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा रही है और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कंट्रोल रूम है वो लगातार विभागीय अधिकारियों से या तहसीलों से इंफॉर्मेशन से लेके जो बारिश हो रही है उस पर पैनी नज़र रखे हुए। उधर लक्सर में बारिश का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक खेत में काम करने गए थे और इस दौरान खराब मौसम के चलते वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस घटना के चलते गांव में मातम पसरा हुआ है। ये खेत में आई थी काम के लिए। ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत हो गई यहीं पर। जो 2 महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से। लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर SDM के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने बरसों पुराने पक्के अतिक्रमण को ढहा दिया है। बता दें प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पार्किंग स्थल में बाधा बन रहे अतिक्रमण को JCB की मदद से हटाया। इस कार्रवाई को लेकर SDM नीतू डांगर ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। उधर अतिक्रमणकारी का कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला। कागजी कार्रवाई या नोटिस हमें नहीं प्राप्त हुआ। जो मकान मालिक था न उसको, न मेरे दुकान चलाता था मुझको, कोई नोटिस इसमें नहीं दिया गया। आज लोहाघाट तहसील में रिसेश्वर मंदिर के समीप हमारे यहाँ सरफेस पार्किंग का प्रपोजल था जिसका काम चल रहा था। वहाँ पार्किंग वाली जगह पे सरकारी भूमि पे किसी व्यक्ति द्वारा दुकान बना के उसको संचालित किया जा रहा था। उसको पूर्व में भी कई बार सूचित किया गया और बताया गया कि आप स्वयं ही अतिक्रमण हटा लें,
लेकिन लगभग 1 महीना पूर्व सूचना और बार बार कहने के बाद भी उनके द्वारा जब नहीं हटाया गया तो आज बलपूर्वक उसको ध्वस्त किया गया, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, NH, PWD और CNDS सभी के आपसी सहयोग से ये कार्यवाही संपादित की गई। रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने नगर निगम सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती और कल्याण पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निकायों में 10,000 की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारियों की तैनाती के नियम के अनुसार अतिरिक्त सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को PF और ESI जैसे लाभ दिए जाने पर भी फोकस किया जा रहा है। के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। केंद्र की मोदी सरकार हाथ से मैला उठाने वाले शौचकारों के कल्याण के लिए पूरे देश में उनका सर्वेक्षण करा रही है। पूर्व में भी सर्वेक्षण हुआ था, माननीय थावरचंद गहलोत जी सामाजिक न्याय मंत्री थे बारे में। लगभग 6,000 लोग उत्तराखंड में और 60,000 लोग पूरे देश में पाए गए। उनको मोदी सरकार ने 40-40 हज़ार रुपये अनुदान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सर्वेक्षण के आदेश किए। भारत सरकार ने भी वो आदेश जारी कर दिए, धामी सरकार ने भी वो आदेश जारी कर दिए। उधर दिनेशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में भी मानसून सीजन के चलते साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष के पति काबल सिंह विर्क ने बताया कि वार्ड वासियों को भी साफ सफाई को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उधर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि इस मौसम में डेंगू के फैलने का खतरा बना रहता है, लिहाजा नगर पंचायत में फॉगिंग भी की जा रही है। सफाई कर्मचारी तो अपना काम करेंगे सफाई का, साथ साथ जनता को भी अपना जो भी है साफ सफाई रखें और कूड़े को जो सफाई कर्मचारी उनको बाहर ला के कूड़ा दें। कई जगह वो बेचारे खड़े रहते हैं, कूड़ा देते ही नहीं, तो जनता के सहयोग के बिना सफाई कर्मचारी कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सत्यता सामने आएगी, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद उत्तराखंड में हेली सेवाओं को लेकर सरकार सख्त। CM धामी बोले, राज्य में हेली सेवाएं सुरक्षा सर्वोपरि, अनुभवी पायलटों पर रहेगा फोकस। बीजेपी विधायक दिलीप रावत के लिखे 2 पत्र वायरल। CM धामी के नाम लिखे पहले पत्र में था भ्रष्टाचार का जिक्र, दूसरे पत्र ने खड़े किए सवाल। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन लगाम जारी, हुड़दंगियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई, पर्यटन और धार्मिक स्थल की मर्यादा बनाए रखने की भी अपील। और राजधानी देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा स्मार्ट। एक ऐप से बस ऑटो की मिलेगी पूरी जानकारी, आसान हो जाएगा आपका सफर।